एग्जाम्पल नंबर 6 में है अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज एंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर आर वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 फाइंड पी एक्स इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला a random variable x can take all non-negative integral values। तो इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या है, जो इंटीजर है ना, इंटीजर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम इंटीग्रल वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर r। तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r, तो हम यही तो देखते हैं कि जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, तो P कैपिटल X इज इक्वल टू R, है ना, P कैपिटल X इज इक्वल टू R। अब इसमें आप देखिएगा कि जैसे हमने कैपिटल X इज इक्वल टू R बोला, तो इसका मतलब क्या है कि R की अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो वैसे भी हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी में हम जो वैल्यू शुरू करते हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू शुरू करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 यही वैल्यूज लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इट इज, ये जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर r। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर r, ये है। ठीक है, अल्फा की पावर r। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के इंटू अल्फा की पावर r। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये करने के बाद में फिर देखिएगा क्या करना है इसमें। फिर ये बोल रहे हैं a random variable x can take all negative integral values and the probability that x takes the values r is proportional to alpha की power r, find p x is equal to 0। तो हमको p x is equal to 0 फाइंड आउट करना है। तो p x is equal to 0 फाइंड आउट करने से पहले पहले मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस कांस्टेंट की। आंसर हमारा अल्फा की टर्म्स में आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही अल्फा की टर्म्स में दे रखी है। लेकिन ये जो k है, ये k तो मेरा एज्यूम्ड कांस्टेंट है ना। उन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर आर। तो उसको इक्वालिटी बनाने के लिए, ये तो पता होगा ना कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो अब हम इसमें ये कहेंगे कि जैसे पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के इंटू अल्फा की पावर आर, ये हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब मैं क्या करूंगा, सिंस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम 1 के बराबर होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते करते हम लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, पता नहीं कितनी वैल्यूज हैं, है ना। तो ऐसे ही डॉट 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 करके छोड़ दिया, इज इक्वल टू 1। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा आर। इसका मतलब क्या हो गया, के अल्फा की पावर 0, के अल्फा की पावर 0। पी एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब अब आर की जगह 1 डाल देना है, तो ये हो जाएगा के अल्फा की पावर 1। पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो अब आर की जगह 2 डाल देना है, तो के इंटू अल्फा की पावर 2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से देखो सब में के दिखाई दे रहा है कॉमन, तो के मैंने कॉमन ले लिया। अल्फा की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लाइक दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बारे में मैं क्या कहूँगा, इट इज अ जीपी, इट इज द, बल्कि लिखें इट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। कहाँ तक वैल्यू जा रही है मुझे नहीं पता, तो इट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी।
इट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी वेयर फर्स्ट टर्म यानी कि ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। बेटा जीपी कर रखा है तुमने, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, याद है? एस आर ए और फॉर्मूला फिर सम ऑफ जीपी का लगाएंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? हर टर्म में मैं देख रहा हूँ कि अल्फा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे तो भी कॉमन रेशियो, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म तो भी कॉमन रेशियो। तो आप देखिए कॉमन रेशियो आ गया अल्फा, ठीक है। और फिर इनफाइनाइट जीपी लास्ट ईयर सिलेबस में था नहीं, इस बार इंक्लूडेड हुआ 11th में, पिछले साल नहीं था। तो नोट कर लें, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ए अपॉन 1 माइनस आर। इसमें एन वगैरह कहीं कुछ नहीं होता, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए मेरे पास 1 है और आर मेरे पास अल्फा है, बस ए और आर की तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। देयरफॉर के इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट के इंटू के इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए क्या है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इस 1 माइनस अल्फा को उधर ले जाइए तो के की वैल्यू आ गई बेटा, के इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। मुझे के की ही वैल्यू चाहिए थी बस, और कुछ नहीं। इसके बाद हम कहेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 उन्होंने पूछा है, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? बस आप देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू आर है तो के इंटू अल्फा की पावर 0, के इंटू अल्फा की पावर 0। के की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की पावर 0 तो 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस अल्फा। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। और इसमें पता है आप लोगों को करना क्या है, इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 7 हम करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। पहले एग्जाम्पल 7 करते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ आगे की बात। एग्जाम्पल 7, find the probability distribution of x, comma, the number of heads in two tosses of a coin or a simultaneous toss of two coins. Find the probability distribution of x. x क्या है? The number of heads in two tosses of a coin. तो टॉस कितने हो रहे हैं? 2 टॉस हो रहे हैं। x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इन x है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो क्लियरली x can take values 0, 1 and 2। भाई कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है तो कि दोनों में से एक बार भी, मतलब 0 टाइम्स हेड आए, एक भी हेड ना आए, 0 हेड आए। ऐसा हो सकता है कि 2 में से एक बार हेड आए, और ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है, तो क्लियरली एक्स कैन टेक दीज 3 वैल्यू 0, 1, 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 बार कॉइन को उछाला जा रहा है, तो 2 बार उछाला जा रहा है, तो हमने कैसे देखा था कि हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हमारे पास आउटकम्स आ गए।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्लियरली x कैन टेक दीज 3 वैल्यू 0 1 एंड 2। तो मैं ये कहता हूँ कि p x इज इक्वल टू 0। p x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? नो हेड, नो हेड इन एनी टॉस, नो हेड इन एनी टॉस। कि किसी में भी मतलब एक बार एक भी हेड ना आए, तो ऐसे तो चांसेस बस यही है कि दोनों बार ही टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा? 4। और ऐसा कब है कि एक बार भी हेड ना आए? केवल एक एक इवेंट है ऐसा। तो ये हो गया 1/4, पी एक्स इज इक्वल टू 0 1/4। अगला देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या है? 1 हेड, एक बार हेड आए। तो एक बार हेड आने वाले कितने चांसेस हैं बेटा? 2। हेड टेल तो 2 चांसेस हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, तो ये हो गया 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 हेड्स। तो 2 हेड के चांसेस कितने हैं? 2 हेड के चांसेस हैं हमारे पास सिर्फ ये एक वाला, तो 1/4। ठीक है। और इन्होंने हमसे यही पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी probability distribution of x, probability distribution of x, ये क्या हो जाएगा? x और px, x 0 तो px कितना है? 1/4। x 1 तो px कितना है? 1/2। x 2 तो px कितना है? 1/4। तो ये हमारे आउटकम्स आ गए। एग्जाम्पल नंबर 7 ये था। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, एग्जाम्पल नंबर 8 में ऐसा होता है कि यहाँ पर ना ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो मुझे ना बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस हैं या नहीं है। बस मैं ये चेक कर रहा हूँ। तो जो शीट आई है, हाँ, तो उसमें अप्लाइड मैथ का तो कोड कहीं दिया नहीं है। अप्लाइड मैथ्स का कोड ही नहीं दे रखा है। नहीं सर, सिर्फ 041 दे रखा है जो ठीक स्टैंडर्ड मैथ्स का है। ठीक है ठीक है। तो ये जो डेट शीट है ना, इसमें आप नीचे देखना, मेरे को मैंने जो एक ही लाइन पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि ये मेजर सब्जेक्ट्स का आया है अभी। यस यस तो ये शायद आपका ऑप्शनल में आता है ना, तो शायद यस इसकी अलग सर। से आएगी डेट शीट। ये अलग से आ चुकी हो, एक बार देख लेना। ओके सर। अभी हाँ, माइनर की तो आई नहीं है, उसमें लिखा है कि विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स। अच्छा तो स्कूल वाले ही करवाएंगे क्या अप्लाइड का? तो पता नहीं, इसमें जैसे ग्राफिक्स और वो सब भी नहीं दे रखा है। हाँ, वो भी नहीं दे रखा है, ग्राफिक्स भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन है? नहीं सर, वो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो नहीं दे रखे हैं। वो नहीं है, चलो तो वो आ जाएगी जल्दी। ओके सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैं एक बार देख रहा हूँ। हाँ, दे तो रखे हैं इसमें कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। चलिए फिर एक काम करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन भी ना, मैं आपको कॉम्बिनेशन का भी आइडिया दे ही देता हूँ। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस जब हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते।
चलिए मैं ये ना मिटा रहा हूँ, ये मिटाकर मैं जरा कॉम्बिनेशंस वाले करवाता हूँ आपको एक दो क्वेश्चंस। इससे अलग है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है। पहले एक दो क्वेश्चंस वो वाले कर लेंगे तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे उसमें, फिर आगे का हम स्टार्ट करते हैं। चिंता मत करो, होगा तुम्हारा भी दिसंबर में ही फिर। ओके सर। हाँ। अच्छा, ये जो होम साइंस है सब्जेक्ट, ये जो होम साइंस है ये ऑप्शनल में नहीं आता क्या? होम साइंस लिखा हुआ है। सब पता नहीं होम साइंस का तो, लेकिन बाकी जितने मेरी क्लास में जिन्होंने ऑप्शनल लिया उनका नहीं है। हम्म। कोई नहीं जी, टर्म 2 स्टार्ट कराना पड़ेगा, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है टाइम आपका टर्म 2 के लिए। यस सर। बस तुम्हें इसकी कॉम्बिनेशन के एक छोटे से हिंट की जरूरत है, बाकी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो ऐसा होता है हमारे पास ना, एक टर्म होती है बेटा, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है फैक्टोरियल, वो देखिए। इसको ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो 1 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को लिखने का मतलब ये होता है कि 1 के आगे आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब आपको करना क्या है कि जो भी आपको फैक्टोरियल दे रखा हो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल दे रखा हो, उस फैक्टोरियल में, उस फैक्टोरियल को आपको किस तरीके से मेंशन करना है कि मान लो आपको 10 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं जब तक आप लास्ट में 1 तक ना पहुंच जाएं, तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले एक दो क्वेश्चंस इसके देखता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूं। इवैल्यूएट इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ये हो गया 120। सेकंड पार्ट 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 इंटू 6 इंटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यस। है ना? इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी देखा कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 7 6 कितना होता है 42, और 5 फैक्टोरियल मैं अभी अभी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये होता है 120। 120 को एक तरह से 12 मानिए विद एन एक्स्ट्रा जीरो, आप लास्ट में जीरो यहाँ पर लिख दो। 12 टू जा 24, 2 कैरी आ गया, 12 4 जा 48 और 2 50, तो ये हो गया 5040। उसके बाद थर्ड पार्ट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब जैसे 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये करेंगे हम ऐसे। ठीक है, माइनस
5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, 5 फैक्टोरियल निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 6 मतलब 42 और -1, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 42 माइनस 40, 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा 41। अब ये जो जीरो है ये लास्ट में है जीरो, इस जीरो को यहाँ पर लिख दिया, 12 वन जा 12, 1 कैरी आ गया, 12 4 जा 48 और 1 49, 4920। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूट कंप्यूट फर्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को मैं क्या बोलूंगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैं 5 फैक्टोरियल पर क्यों रुक गया, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 42। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 वो करने की जरूरत ही नहीं है, 10 फैक्टोरियल पर आकर रुक जाओ, और डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है ही, और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 6 जा 12, 6 11 जा कितना हो गया 66। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल into n minus r factorial when n is equal to 5 and r is equal to 2। when n is equal to 5 and r is equal to 2, ये क्या हो जाएगा, n की जगह डाल दो 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह डाल दो 2, 2 फैक्टोरियल, n माइनस r क्या हो गया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ऊपर 5 फैक्टोरियल है तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर आकर मैं रुक गया। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 5 माइनस 2 3 होगा, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस 2 फैक्टोरियल को मैंने बोल दिया 2 इंटू 1, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4, रिजल्ट आ गया 10, 5 2 जा 10, रिजल्ट 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है if 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial is equal to x upon 10 factorial। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x। तो 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल है
प्लस ये हो जाएगा 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल। मैं 8 फैक्टोरियल पर रुक गया यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब 1/8 फैक्टोरियल प्लस इसको कहेंगे 1/9 इंटू 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो गया x अपॉन 10 9 जा 90, x अपॉन 90 इंटू 1/8 फैक्टोरियल। बताइए यहाँ तक क्लियर है मन्नत? यस सर। अब देखिए कि 1/8 फैक्टोरियल जो है वो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। मैंने क्या करा, 1/8 फैक्टोरियल को ले लिया कॉमन। इधर जब 1/8 फैक्टोरियल ही था, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा केवल 1, प्लस यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा, 1/9। 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1/9 क्या हो जाएगा, 9 1 9, 9 प्लस 1 10, 10/9 इज इक्वल टू x अपॉन 90। 9 1 9, 9 10 90, x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 क्या हो गया x और 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। तो x की वैल्यू आ गई 100। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, एक चीज होती है कॉम्बिनेशन। ये तो फैक्टोरियल की नॉलेज इतनी सफिशिएंट है, इसके आगे और ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम नोट करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे NCR। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमको 15 बुक्स दे रखी हैं और हमसे ये कहा जाए कि आपको 15 बुक्स में से 5 बुक्स सेलेक्ट करनी है। समझना कि अगर हमको 15 बुक्स दे रखी हैं और हमसे बोला जाए कि 15 में से आपको 5 बुक्स सेलेक्ट करनी है, तो जब भी सेलेक्ट करना होता है तो सेलेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये बता दिया कि चलो 15 नहीं है, 15 नहीं है, हमको ये बोला कि 5 बुक्स हैं, इंग्लिश हिंदी एसएसटी मैथ्स और साइंस। ठीक है, इंग्लिश हिंदी एसएसटी मैथ्स और साइंस, तो 5 बुक्स हैं। 5 बुक्स में से हमसे ये कहने लगे कि भाई 2 बुक सेलेक्ट करनी है, तो हम उसके केसेस बनाने बैठ जाएंगे। हम कहेंगे हो सकता है मैंने इंग्लिश और हिंदी में सेलेक्ट कर लूँ, हो सकता है इंग्लिश और मैथ्स सेलेक्ट कर लूँ, हो सकता है इंग्लिश और एसएसटी सेलेक्ट कर लूँ, हो सकता है इंग्लिश और साइंस सेलेक्ट कर लूँ। तो मुझे ना ये सारे के सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि क्या कोई ऐसा मेथड है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे टोटल नंबर ऑफ केसेस एकदम से बता दिए जाएं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी है। देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, हम ये कहेंगे मान लीजिए हमारे पास 5 बुक्स हैं और 5 में से हमको 2 बुक सेलेक्ट करनी है, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है 5C2 का। आप न्यूमरेटर में लिखेंगे बेटा 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आर क्या है आपका, जो नीचे लिखा हुआ है वो आर है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर करा था, ये था ना फॉर्मूला भी देखो सेम, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 5C2 का ही दे रखा है इन्होंने, तो ये सॉल्व करके हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि देयर आर 10 पॉसिबल वेज इन विच 2 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 बुक्स। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, बस इतना करके छोड़ो। इसमें कॉम्बिनेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, और जैसी ओके डेट सर। शीट आए अप्लाइड की बता देना मुझे।
ओके सर, ठीक है, चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके, और हाँ इसमें ना मन्नत एक चीज और आ रही है मेरे दिमाग में, कि हम ऐसा करते हैं कि जैसे इसमें 4 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं, यस जो आरडी शर्मा है इसमें 4 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग, बायनोमियल अलग, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अलग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग। ये चारों इसमें अप्लाइड मैथ्स की जो एमसीक्यू वाली बुक है, इसमें एक ही चैप्टर में दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसी में से कर लें बस, यस सर, वो उसी में, ठीक है। है ना, वहीं से कर लेते हैं यस एमसीक्यूज। सर। और बाकी कुछ नहीं तो यहाँ से कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। ओके सर, चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।